नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। राजनीतिक घपरोल की चरचरी बरबरी छुई समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत उसी खबर से जो फिलहाल हर छुयाल की फेवरेट बनी हुई है। खबर ये कि भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया। हालांकि उनकी पार्टी ने लंबे समय तक उन्हें डिफेंड करने के लिए मुंड कपाल एक कर दिया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो उनके बचाव में प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप तक कह दिया था और मुकदमा करने की भी धमकी दे डाली थी। लेकिन आखिरकार शायद पार्टी को समझ आ ही गया कि यह मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। वैसे तो प्रदेश की देवतुल्य जनता को हर तरह के नेता नसीब हुए हैं। घूस खाने वाले, कमीशन सपोड़ने वाले, भ्रष्ट, दल बदलू, चकड़ैत, फुंडिया, हर तरह के, और जनता सबको बोग भी रही है। तो फिर प्रेमचंद अग्रवाल पर ही जनता इतनी खौंबाक क्यों बनी कि उन्हें उनकी कुर्सी से उतरवा कर ही दम लिया? इस सवाल का जवाब गढ़वाली पखाने में खोजा जा सकता है, जो कहता है कि ढूंगे कचाक तो मौली जान पर गिच्चौक बुलियू रह जान। बहरहाल प्रदेश की जनता के लिए ये एक जीत है कि सरकार को मजबूरन मंत्री जी की छुट्टी करवानी पड़ी। ऐसा काफी समय बाद हुआ है जब किसी मंत्री को अपनी गलती के चलते सीट छोड़नी पड़ी हो। यही लोकतंत्र की ताकत भी होती है, बशर्ते जनता खुद ये याद रखे कि वो कितनी ताकतवर है। लेकिन सरकारें इतनी चकड़ैत होती हैं कि वो जनता को पार्टियों में, जातियों में, धर्म में और क्षेत्र में इस तरह बांट देती हैं कि जन दबाव फुस हो जाता है और नेताओं की घुलाघुली जारी रहती है। इसी सरकार में देखिए कितने ही मंत्री ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मंत्री गणेश जोशी पर तो आय से अधिक संपत्ति के आरोप कोर्ट भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार सारी जुगत लगा रही है कि उन पर कार्रवाई किसी भी तरह टाली जाती रहे। गणेश जोशी के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने सूचना के अधिकार में मिली जानकारियों के आधार पर बताया था कि गणेश जोशी ने साल 2011 में 15.6 लाख, 2012 में 44.6 लाख, 2015 में 13 लाख, 2016 में 30 लाख, 2017 में 3.5 लाख, 2018 में 36.7 लाख, 2019 में लगभग 52 लाख, 2020 में 73 लाख, 2021 में 63 लाख और 2022 में 1,46,00,000 की सिर्फ अचल संपत्तियां ही खरीद डाली हैं। कुछ अपने नाम पर हैं, कुछ पत्नी के नाम पर, कुछ बेटे के नाम पर और कुछ बेटी के नाम पर, जबकि इस दौरान उनके बेटे और बेटी दोनों ही पिता पर आश्रित थे। और ये तो सिर्फ अचल संपत्तियों की सूची है। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियां या अन्य चल संपत्तियां वो अलग से हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार ने उनके खिलाफ जांच के आदेश नहीं दिए, बल्कि शिकायतकर्ता से ही कहा कि आप शपथ पत्र दाखिल करें। विकेश नेगी ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया भी, लेकिन निचली अदालत में उनकी याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज हो गई कि उन्होंने विजिलेंस में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ वो उच्च न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहे हैं और विजिलेंस में शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं। तो गणेश जोशी पर लग रहे आरोपों की जांच आज नहीं तो कल संभवतः हो ही जाएगी। लेकिन इस प्रसंग का जिक्र आज विशेष तौर से इसलिए भी कि इस तरह के आरोपों के बाद भी मंत्रियों की कुर्सी पर संकट नहीं आते, बल्कि भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि वो जमाने लग गए जब इस्तीफे हुआ करते थे। हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। तो फिर उसी भाजपा में और मजबूत बहुमत वाली इस सरकार में प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी कैसे चली गई और इसके क्या मायने हैं? क्या ये उस राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं जिसके बारे में पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल बक्या लगातार बात कर ही रहे थे? क्या प्रदेश की राजनीति अब ऐसी धुरी पर आ चुकी है जहां से आगे की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है? जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई को हवा मिली है, क्या ये बहस आगे चलकर प्रदेश की सबसे बड़े राजनीतिक बहसों में से एक बन सकती है? ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय के घटनाक्रम ऐसी ही दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां क्षेत्रवाद की बहस लगातार मजबूत हो रही है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके कुछ समर्थकों ने तो सीधे सीधे ये बयान भी दिए कि अग्रवाल को अपनी कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि वो पहाड़ी मूल के नहीं हैं। उनके कुछ समर्थकों ने पहाड़ियों को शरणार्थी तक बता दिया और उनके पक्ष में बाजार बंद की घोषणा करने वाले भी स्पष्ट तौर से ये कहते पाए गए कि ये लड़ाई पहाड़ी और गैर पहाड़ियों की लड़ाई हो चुकी है। जबकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग करने वाले लोगों में ये मांग भी शामिल थी कि इस पूरे प्रकरण में सुबोध उनियाल, महेंद्र भट्ट और ऋतु खंडूरी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
अब स्थिति ये हो गई है कि भाजपा अपने तमाम विरोधियों पर क्षेत्रवाद करने का आरोप लगा रही है और भाजपा के तमाम विरोधी भाजपा पर ही क्षेत्रवाद का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी की बहस लगातार मजबूत हो रही है। कुछ समय पहले हुए नगर निगम के चुनावों में ऋषिकेश सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में इसलिए भी आई थी क्योंकि यहां कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी गैर पहाड़ी थे और उनके बीच मास्टर जी जब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे तो उनका पहाड़ी मूल का होना ही उनकी यूएसपी बनी और चुनाव में ये ध्रुवीकरण खूब हुआ। चुनाव परिणाम आने के बाद भी इस ध्रुवीकरण को बल मिलता गया जब कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें भाजपा के कुछ समर्थक पहाड़ियों को गाली देते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए जानी ही जाती रही है, लेकिन ये जो पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी का ध्रुवीकरण है ये भाजपा के लिए भी नया है और इसमें उससे बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आने लगे हैं। ये अनायास ही नहीं है कि पहाड़ी और मैदानी के बीच की बहस अचानक इतनी तेज होने लगी है और या इसे अचानक बल मिलने लगा है। इसके कई कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अव्वल तो यही है कि प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की बारी बारी जो सरकारें रहीं उनमें पहाड़ लगातार बांझा पड़ते रहे और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं तक पहाड़ में खड़ी नहीं हो सकी। लेकिन कोई भी सरकार इस मुद्दे पर कभी नहीं घिरी, बल्कि ये सवाल ही कभी इतना बड़ा नहीं बना कि आखिर पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ों की मवासी घाम क्यों लगाई जा रही है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण उपेक्षित पहाड़ों के विकास के लिए हुआ था। आंदोलनकारी इस बात को लेकर एकमत थे कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही होगी और राज्य की अवधारणा के साथ ही स्पष्ट था कि इसकी राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए। लेकिन गैरसैंण राजधानी जैसा जरूरी सवाल ही हाशिए पर चुलिया दिया गया और कांग्रेस भाजपा तो छोड़िए, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कभी इस मामले को इतना व्यापक नहीं बनाया कि पूरा राज्य इस मुद्दे पर एकजुट एकमुट्ठ हो पाता। निकिता के ही शब्दों में कहें तो कांग्रेस भाजपा नी रैनी कभी गैरसैंण का हक मां, सड़कू मां भी सत्ता मां भी यूकेडी जगबक मां। अब गैरसैंण को समर कैपिटल का तमगा देकर जनता को भुथियाने का काम किया गया है, लेकिन अब भी हमारे चुने हुए 70 माननीयों में से दर्जनों ऐसे हैं जिन्हें साल में 3 दिन के लिए भी गैरसैंण जाने में बल ठंड से एड़ाट होने लगता है। इसके अलावा पहाड़ों में लगातार कम हो रही खेती की जमीन का सवाल भी अब विकराल हो चुका है। फिर प्राकृतिक आपदाएं, खराब सड़क और खराब व्यवस्थाओं के चलते होने वाले जानलेवा एक्सीडेंट, अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती गर्भवती महिलाएं, उफनाती नदियों को ट्रॉली से पार करते स्कूली छात्र और आए दिन जंगली जानवरों का शिकार होते पहाड़ी लोग। ये तमाम बातें स्पष्ट करती हैं कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके कैसे उतणदंड कर दिए गए हैं। ये वो पृष्ठभूमि है जिसमें पहाड़ों को बचाने का सवाल नए सिरे से बीते कुछ सालों में खड़ा हुआ और भू कानून, मूल निवास जैसे मुद्दों पर पूरा प्रदेश लामबंद होकर एक साथ खड़ा नजर आने लगा। यहीं से एक नई तरह की राजनीति की नींव पड़ती हुई देखी जा सकती है। ऐसी राजनीति जिसमें मंझे हुए राजनीतिक दिग्गजों को बॉबी पंवार, मोहित डिमरी और लुसुम टोडरिया जैसे नौजवान जब चुनौती दे रहे हैं तो उस चुनौती को नजरअंदाज कर देना आसान नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो इन नौजवानों में राजनीतिक विकल्प के अंकुर भी देख रहा है। इसी हफ्ते इन युवाओं ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा नाम से एक मंच भी तैयार किया है जिसमें ये एक साथ आए हैं और संकल्प नए विकल्प का नारा देते हुए अब पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। हालांकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति का गणित एक अलग ही विषय है जिसमें अभी इन युवाओं की परीक्षा होना बाकी है। लोकसभा चुनावों में टिहरी सीट से लड़े बॉबी पंवार ने शानदार प्रदर्शन किया था जिसके चलते हार के बाद भी उनकी चर्चा जीते हुए प्रत्याशी से ज्यादा हुई, लेकिन वो सिर्फ एक सीट की बात थी। अब अगर ये युवा पूरे प्रदेश में राजनीतिक विकल्प देने की सोच रहे हैं तो ये बकी बात की हद तक महत्वाकांक्षी लग सकता है। हालांकि पूरी तरह से चने का झाड़ भी नहीं है। बेरोजगारों के सवालों से लेकर नौकरियों में हुई लूट तक और भ्रष्टाचार के सवाल से लेकर भू कानून के मुद्दे तक इन युवाओं ने इन मुद्दों को इतनी मजबूती से तो उठाया ही है कि प्रदेश भर को लामबंद कर दिया। फिर भू कानून से लेकर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे तक सरकार इनकी बनाई पिच पर खेलने को मजबूर होती भी समय समय पर नजर आई है। अब सवाल यहां से आगे का है कि राजनीतिक विकल्प के तौर पर ये युवा कितनी परिपक्वता से आगे बढ़ते हैं। यहीं इनकी ये परीक्षा भी होनी है कि पहाड़ के अधिकारों को सुरक्षित करने, पहाड़ी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने और पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी की सस्ती राजनीति में उलझ जाने में जो अंतर है उसे साध पाने की क्षमता इन युवाओं में कितनी है। पहाड़ियों के नाम पर ध्रुवीकरण करना आसान भी है और राजनीतिक तौर से बड़ा ही चार्मिंग भी। ऐसी राजनीति करके संभव है कि कुछ लोग नेता बन भी जाएं, लेकिन जनता फिर से ठगे जाने को ही अभिशप्त रहेगी। पहाड़ के हितों की बात करना और पहाड़ी गैर पहाड़ी की राजनीति करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
सरनेम देखकर ही अपना पक्ष तय कर लेने वाली राजनीति शॉर्ट टर्म में भले ही बहुत आकर्षक लगे, लेकिन अंततः भस्मासुर ही पैदा करती है। पहाड़ों की मवासी घाम लगाने वाले नेताओं की ही अगर सूची बांची जाए तो ये मिनटों में साफ हो जाएगा कि इसमें कितने पहाड़ी मूल के लोग हैं और कितने गैर पहाड़ी। इसलिए ये तो साफ है कि पहाड़ी और गैर पहाड़ी की बहस को जहां से भी हवा मिल रही है वो कोरी राजनीति है, और उत्तराखंड की राजनीति में फिलहाल ये मुद्दा ताश की गड्डी के उस जोकर की तरह बन गया है कि वो जिसके भी हाथ लगता है उसी को सुविधाजनक बढ़त दे देता है। फिर ये भी सच है कि राजनीति में आदर्श स्थितियां काम नहीं आती और आदर्शवादी नेता जनता से सम्मान भले ही पाते हों लेकिन वोट नहीं बटोर पाते। दूसरी तरफ ध्रुवीकरण करने में माहिर जो चकड़ैत होते हैं वो हर जंत जुगाड़ से कामयाबी लौंफिया ही जाते हैं। उत्तराखंड में जो हो रहा है वो ये है कि यहाँ कामयाबी लौंफियाने के नए मानक गढ़े जा रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की राजनीति में अब ऐसे संक्रमण काल की शुरुआत हो चुकी है जिसमें कई दिग्गजों के सिंहासन डोलेंगे और कई नए ध्रुव अपना अपना खूंटा मजबूत करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं इस हफ्ते की कुछ अन्य खबरों की तरफ। इस हफ्ते बॉबी पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेयजल विभाग में कार्यरत सुजित कुमार विकास नाम के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे तो प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप फंचा भर भर के लगे हैं और जनता भी अब ऐसे आरोपों की इतनी आदी हो चुकी है कि इस तरह के आरोपों पर चौंकती भी नहीं। लेकिन ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ एक व्यक्ति ने बाकायदा शपथ पत्र देकर बताया कि इन्होंने मुझसे काम के बदले 10 लाख रुपए मांगे जो मैंने इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। बाकी बात देखो कि ये पैसा ऑनलाइन गया, यानी घूस भी व्हाइट में ली गई, और उक्त अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सिर्फ देहरादून जिले में ही खरीदी है। अगर ये आरोप सच हैं तो सोचिए कि कैसा बिजोग पड़ा है इस राज्य में जहां झारखंड से आया एक अधिकारी सिर्फ 2 दशक में ही 100 करोड़ डकार गया और कहीं चर्चा तक नहीं हुई। इससे यह भी अंदाजा लगाइए कि जब एक मामूली से थोड़ा ऊपर टाइप वाले अधिकारी इतना सपोर्ट सकते हैं तो हमारे मंत्री कितना सपोर्ट रहे होंगे। इस हफ्ते वैसे एक उम्मीद जगाती खबर यह आई कि ऋषिकेश जॉलीग्रांट हाईवे परियोजना के तहत जो 3000 से ज्यादा पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है उसके खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें पद्मश्री माधुरी बर्थवाल, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, लोक गायिका कमला देवी, अनूप नौटियाल और उनके साथ सैकड़ों युवा भी शामिल थे। लोग के इन आदर्शों का ऐसे मुद्दों पर खुलकर प्रदर्शन करना स्वागत योग्य है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो जब जनता का गिरेबान पकड़कर जबरदस्ती विकास की घूंट उसके गले के नीचे डालने को आमादा होती है तो इसलिए नहीं होती कि उसे क्षेत्र या जनता की सच में फिक्र होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बड़े टेंडर लेकर आते हैं और बड़े टेंडरों में बड़ा कमीशन बनता है। इसी कमीशन का मीठ भात नेता सपोर्टते हैं और जनता को बताया जाता है कि सरकार ने बहुत कुछ फरका दिया है। जाते जाते एक निवेदन UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कि ड्राफ्ट्समैन की जिस परीक्षा के लिए आपने परीक्षार्थियों को सिर्फ 2 महीने का समय दिया था, उसी परीक्षा का रिजल्ट निकालने में आपने खुद 3 महीने से ज़्यादा का समय ले लिया है। धौ करके तो आपके यहाँ से नौकरी की परीक्षाएं होती हैं, उस पर भी दुखदुखी ये लगी रहती है कि कहीं हाकिमों से होते हुए नौकरियां हाकिमों तक ही न चली जाएं। परीक्षार्थियों की इस दुखदुखी को और न बढ़ाएं और कृपया जितनी जल्दी हो सके परिणाम जारी करें। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती हुई कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमन या पहलाल, नमस्कार।